भाई 2 फेजेस में, पहले तो आप मुझे अपना पहला रिएक्शन दे दीजिए कमालिका, क्योंकि आपने भी बहुत सारे चुनाव कवर किए होंगे। 8 नहीं 2। बिल्कुल रूबिका, मैं ये कह सकती हूँ कि मैं खुश हूँ, क्योंकि 8 चरण मतलब 8 बार 8 जगह जाना, उसके पहले स्टोरीज करना, और इस जो ये जो वेदर है, इस वेदर में 8 चरण में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता था। अभी 2 चरण में होगा, ये एक बहुत खुशखबरी है पत्रकारों के लिए, इतना मैं कह सकती हूँ, खास करके जो बंगाल में रहते हैं। और बहुत ही सही और एकदम मन से जुड़े हुआ सवाल आपने किया रूबिका, इसलिए धन्यवाद पहले। दूसरी, अभी जो एकदम जो रिएक्शंस आ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, जस्ट जयप्रकाश मजूमदार, उनसे मेरी बात हुई है, उनका मैंने एक इंटरव्यू अभी किया है। उनका ये कहना है कि चाहे 2 चरण हो चाहे 8 चरण हो, जीतने वाला तृणमूल कांग्रेस ही है। पर तृणमूल कांग्रेस में ये टेंशन है, और इसी टेंशन के चलते चुनाव से पहले, चुनाव डिक्लेरेशन होने से पहले 2 चीज़ बहुत अहम हुआ है। डीए घोषणा कर दिया है, पूरा एरियर का जितना भी डीए था सरकारी एम्प्लॉयज़ का, वो घोषणा कर दिया ममता बनर्जी। साथ ही साथ पुरोहित और मुअज्जिम को भी दे दिया है। पर इस बार जो कल ब्रिगेड का जो क्राउड था, वो क्राउड काफ़ी ये चीज़ बताती है कि 2021 का बीजेपी, 2026 का बीजेपी उस 2021 के बीजेपी से काफ़ी आगे हैं। और कई जगह पे जो बूथ हैं, उस बूथ में का जो सशक्तिकरण हुआ है वो बीजेपी का हुआ है। तो इस बार जो टक्कर है वो बिल्कुल कांटे का टक्कर होगा, और बिल्कुल अच्छी तरीके से बीजेपी और तृणमूल का टक्कर होगा। और ये 2 फेज जरूर। ओके कमालिका, मैं आपका भी रुख करूंगी। अमिताभ भी मेरे वरिष्ठ सहयोगी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, लेकिन दर्शकों को एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ, 4:41 हो रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पश्चिम बंगाल में 2 फेजेस में चुनाव होने वाले हैं। 152 सीटों पर 23 अप्रैल को चुनाव होगा। दूसरा 142 सीटों पर 29 अप्रैल को चुनाव होगा, और फिर गिनती 4 मई को होने वाली है। ये पश्चिम बंगाल। और फिर आ जाइए आप केरल में, असम में, पुडुचेरी में। ये 3 वो राज्य हैं जहां पर एक ही फेज में चुनाव निपट जाएंगे, और वो तारीख रखी गई है 9 अप्रैल की। फिर उसके बाद अगर मैं चुनावों में गिनती की बात करूं तो मतगणना 4 मई की रखी गई है। तमिलनाडु एक इकलौता राज्य है जो एक फेज में तो होगा, लेकिन पहला फेज जो पश्चिम बंगाल वाला है 23 अप्रैल वाला, वहीं पर तमिलनाडु में भी 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, और सारे के सारे राज्यों के मतगणना 4 मई को होने वाली है। और आप ये तारीखें नोट कर लीजिए, अगर आप पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम या पुडुचेरी के रहने वाले हैं, वहां के मतदाता हैं, तो आपके लिए ये तारीखें बहुत मायने रखती हैं। अमिताभ भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, ये बात अरुण ने बिल्कुल सही कही है, और मैं बता दूं, रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के लीडर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत विजय जी भी बने हुए हैं। पहले मैं जरा विवेक श्रीवास्तव का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि पिछले घंटे भी वो हमारे साथ मौजूद थे और उनसे मेरी बात नहीं हो पाई थी, और इसीलिए विवेक, पहला रिएक्शन मैं आपसे चाहती हूँ। 2 फेजेस में जो चुनाव हो रहे हैं, इज इट वेलकमिंग? पहला रिएक्शन जी देखिए, इट लुक्स लाइक अ बनाना रिपब्लिक समटाइम्स, कि आपका क्राइटेरिया क्या है। मैं कह रहा हूँ, एक बार आप कहते हैं साहब 8 चरण में चुनाव होगा, अगली बार आप घोषणा करते हैं 2 ही चरण में हम खत्म कर देंगे। एक बार लॉजिक दी जाती है इससे चुनाव बेहतर हो जाते हैं, इस बार फिर लॉजिक दी जा रही है कि फिर चुनाव बेहतर होंगे। सो आई मीन देयर हैज टू बी सम रैशनैलिटी एंड सम लॉजिक। इलेक्शन कमीशन कुछ बताए तो बात 2 और 8 की नहीं है, बात यह है कि आपकी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है क्या। आप प्राइम मिनिस्टर की कन्वीनियंस से चलते हैं, रैलीज आप पहले करवा देंगे, उसके बाद अनाउंसमेंट डेट की होगी। ये बिल्कुल फिक्स्ड मैच लगता है कि प्राइम मिनिस्टर चले गए वहां पे, पूरा भाषण वाषण सब दे डाला अच्छी तरीके से, उसके बाद आप आकर के यार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सो आई मीन इट अपीयर्स ये कि आप फेयर नहीं है। ये तो एक पहली चीज है जो मैं कहना चाहूंगा। आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। कोई एक्सप्लेनेशन तो मीडिया को देना चाहिए ना, इलेक्शन कमीशन को, कि वाई 8 लास्ट टाइम एंड वाई 2 नाउ। देयर इज नो लॉजिक। ममता बनर्जी को कम टाइम मिलेगा, चलो इस बार 2 की कोशिश करें। बीजेपी ने डाल दिया प्रेशर, पिछली बार हमारे पास प्रचारक ज्यादा है, 8 में रखो।
कि नहीं, कोई लॉजिक होता है ना। नहीं, इट अच्छा, इज मुझे एक कंडक्टिंग सेकंड इलेक्शन, विवेक मैडम, कंडक्टिंग इलेक्शन इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। इत्मीनान से जी, भाई, जी, लगातार जितने जी, भी जी, सरकारी जी। कर्मचारी हैं जिनको ड्यूटी में लगाया जी, जाता है इलेक्शन की, वो जी। ये डिमांड कर रहे थे कि इट टेक्स अ जी। टोल ऑन अस, मतलब परिवार से आपको दूर रहना पड़ता है, लंबे लंबे ये इलेक्शंस जो होते हैं, ज्यादातर फेजेस जो है वो कर दिए जाते हैं, फिर उसके बाद आपको अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना होता है, जबरदस्ती वो रिसोर्सेज वहां पर इस्तेमाल होते रहते हैं। अगर वो कम समय में हो रहा है तो दिक्कत क्या है? अगर इलेक्शन कमीशन इस चीज के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार ज्यादा मैं क्यों किया था? तो वो तो अरे धीरे 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 बढ़ेंगे ना, Last time अचानक थोड़ी nobody was होगा। complaining. भाई Last ये time सिस्टम resources तो बहुत ज्यादा थे भाई आपके ये पास। सिस्टम पुराने चुनाव आयोगों की तरफ, पुराने चुनाव आयोग की तरफ से था, अब वो धीरे धीरे तब्दील हो रहा है। ये कोई पार्टी सिस्टम तो है नहीं कि आप दोष मर देंगे किसी पार्टी ये पर। रूलिंग पार्टी की ये देखिए, आपके वन ऑफ द रिपोर्टर्स यू आर टॉकिंग टू, उसने बड़ा सटीक बोला। उसने बोला भाई ममता बनर्जी एक ही स्टार प्रचारक है, उनके पास रिसोर्सेज की उनके पास कमी है। हाँ। और प्रेशर डाला गया, बोला करा दो साहब दो, और हमारे पास ज्यादा स्टार प्रचारक है भाजपा का, हमारा एक थोड़ा सा एज रहेगा इस बार। इट इज सो ट्रांसपेरेंट, एवरीबॉडी कैन सी। दीदी भी रख ले स्टार प्रचारक, किसी ने मना थोड़ी किया है भाई। आप लोग कहते हैं कि एक ही स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी का, फिर आप कहते हैं नहीं बहुत सारे स्टार प्रचारक। मैं कह रहा हूं मुझको कोई बताएगा, नहीं, आई एम वेरी क्लियर, यू टेल मी, 8 से सीधा 2 और 2 के बाद अगली बार फिर 9 हो सकता है। क्या क्राइटेरिया है? चुनाव आयोग का कोई क्राइटेरिया इलेक्शन कमीशन बताए ना हमें। डिसीजन है, आप बोलते तो आपको रहिए। पूछना चाहिए ज्ञानेश कुमार से। अरे वो ज्ञानेश कुमार जब सामने आएंगे तो पूछ लिया जाएगा उनसे, और वहां पत्रकारों ने जरूर उनसे पूछा होगा। बिल्कुल। लेकिन आपको इस बात की चिंता है कि ये 8 से 2 क्यों कर दिए गए? अमिताभ जी देखिए, आज तो ये पहले से तय था, ये पहले से तय था कि इस बार कम फेजे में चुनाव होंगे रूबिका, ये सरकार ने भी तय कर दिया था। इसमें सबसे बड़ी बात है चुनाव आयोग और जो मूवमेंट होती है सिक्योरिटी फोर्सेस की। आपने देखा होगा बिहार में इस बार पहले के 6-7 फेजे के चुनाव को इस बार कितना कम कर दिया गया। चुनाव एफिशिएंटली हुआ, पैरामिलिट्री फोर्सेज मूव किए। बंगाल में वही होना है, असम में भी देखो एक फेज में चुनाव हो रहा है, तमिलनाडु में एक फेज में चुनाव हो रहा है। तो मुझे लगता है जो फोर्सेज रहते हैं उनकी मूवमेंट बहुत आसान हो जाती है, पहला। दूसरा, मतदान के जो अधिकारी होते हैं उनकी मूवमेंट आसान हो जाती है। तीसरा, उन राजनीतिक दलों को भी फैटिग नहीं होता और जनता को भी फैटिग नहीं होता है कि आप 8-8 चरणों तक चले जा रहे हो, एक ही कैंपेन में चले जा रहे हो। आपकी तैयारियां, एक पॉलिटिकल पार्टी को तो हर राज्य के चुनाव के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए, ग्राइंडिंग में होना चाहिए कि हम चुनाव आ रहे हैं, चुनाव की तैयारी। अब बीजेपी की ले लो, 2-3 दिन से बैठकें भी चल रही हैं। मुझे लगता है कम से कम 150 सीटों का ऐलान आज रात में नहीं तो कल सुबह तक भी हो जाएगा। ये चीजें नहीं है, तैयारी बूथ के स्तर पर। ये भी एक बातों में बड़ी खबर आपने दे दी कि चुनावों के जो लिस्ट है वो लिस्ट निकलना भी अब जल्दी शुरू हो जाएगी। हमारे साथ रोहन गुप्ता और बादल देवनाथ भी जुड़ चुके हैं। रोहन गुप्ता, आपने सुना ना, विवेक श्रीवास्तव ये कह रहे हैं ये मिली भगत है, ये आप लोगों के मन मुताबिक हुआ है 2 फेज 1 से लेके 8 तक होता तो विवेक जी के साथ आप कोई पर्ची निकाल लीजिए, सारे के आंसर रेडी थे उनके पास। 1 पे भी रोना है और 8 पे भी रोना है, रोना तो तय था। कुछ भी कर लो, उनको लॉजिक देना है। अगर 8 होते तो कहते अरे मोदी जी को सब जगह प्रचार करना है, देख लिया 8 में कर दिया। अब 2 कर रहे हैं तो अरे बोले 2 में कर दिया। ये ऐसा नहीं होता है भैया। विपक्ष पार्टी खुश हो या ना हो रूबिका जी, जो भी पार्टी कांग्रेस कवर करती है या भाजपा कवर करती है, टीएमसी जो भी पत्रकार कवर कर रहे हैं, वो सारे आज खुश है, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। और ये सुधार का एक रूप है कि किस प्रकार से देश का जो तंत्र है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। कि हमको धीरे धीरे, जब हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की भी बात कर रहे हैं, तो क्यों ना सारे एक ही फेज में चुनाव हो, तो उसको तो पॉजिटिव लेना चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं बीजेपी को उससे हर बार फायदा होता है फेजेस में करने से, तो आपको तो उसको स्वागत करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप हार स्वीकार कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप चुनाव हार रहे, बनर्जी से कोई नाराजगी तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि विवेक जी, अच्छा 3 होते तो क्या बोलते आप, 4 होते तो क्या बोलते, सारे जवाब बोल दीजिए ना। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ऑल इज वेल विद ममता बनर्जी नाउ एंड हर पार्टी? मुझे विवेक जी, 3 हो या 4 हो या 5 हो, बताइए आप सबके विरोध बता दीजिए। मुझे बताइए विरोध का कारण क्या है? सर पिछली बार आपकी पार्टी की लॉजिक सुधार है ना सर, सुन लीजिए, सुधार हुआ। आपकी पार्टी ने बाकायदा लिखित में कहा था कि हम चाहते हैं कि कई फेजेस में चुनाव हो, बड़ा वायलेंस होता है साहब। अरे 5 साल में फर्क नहीं होता है, और साहब मारा जाता है हम लोगों यहीं पर आ जाइए। ज्यादा फेज में बेहतर होगा। आपने मांग की थी, आपने मांग की थी। इस बार सब ठीक है? नहीं विवेक जी रुकिए, इस बार सब ठीक है? रुकिए विवेक जी, नाउ लेट्स रिपीट इट अगेन। आप कह रहे हैं कि रोहन गुप्ता की पार्टी यानी मोदी की पार्टी, अमित शाह की पार्टी ने चुनाव आयोग से ये डिमांड की थी कि आप हम पर हिंसा होती है बढ़ाए जाने चाहिए
phases? हाँ, ये चाहते थे, ये चाहते थे ना? हर तो इसका पार्टी मतलब से चुनाव आयोग इनके पूछा हिसाब गया से नहीं था, चल रहा इन्होंने है। कहा था हम ज्यादा में चाहते हैं। नहीं, तो इसका मतलब चुनाव आयोग इनके हिसाब से नहीं चल रहा है। They took the advice last time। हाँ, नहीं, इस बार इनकी एडवाइस अलग है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। Why doesn't election commission give logic to the people of this nation कि 5 साल में ऐसा क्या बदल गया, आपने ममता कहा बनर्जी की कि वायलेंस मोदी में क्या की बदल गया, सुनकर चुनाव बंगाल की आयोग वायलेंस काम में कर क्या रहा बदल है। गया कि 8 से 2। विवेक श्रीवास्तव, आपने कहा मोदी की सुनकर चुनाव आयोग काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। अभी आपने फिर क्या कहा कि इन लोगों ने पिछली बार डिमांड की थी कि 8 फेजेस में चुनाव होने चाहिए, तो इस बार चुनाव आयोग ने तो नहीं सुनी। इन्होंने नहीं करा था, ये चाहते थे ज्यादा में हो। नहीं, हाँ, तो फिर आप क्या चाह रहे हैं? आप एक बार में बदल भी गए। बोला था जी। नहीं, मैं ये चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन कृपा करके ज्ञान दे इस देश के नागरिकों को। अरे पहले आप अपना ज्ञान दे दीजिए ना। क्या हुआ बंगाल में? या तो बीजेपी की चुनाव आयोग सुन रहा है, अगर सुन रहा है तो 8 फेजेस में होना चाहिए था, और अगर नहीं सुन रहा है तो देन स्टॉप टेलिंग अस कि चुनाव आयोग किसी और की स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है। चिट भी मेरी, पट भी मेरी, और वो फला भी क्या है वो भी मेरा। डिमांड थी ना। आप बीजेपी कहती थी बड़ा वायलेंस है वहां पे, मारा जाता है, मेरे दफ्तरों में हमला है, ममता बनर्जी खूंखार है, ये लेफ्ट वाले भी वायलेंस है, ज्यादा लंबे अरसे में चुनाव करो साहब, कई फेजेस में, पैरामिलिट्री भेजो, फौज भेजो, नहीं कंट्रोल होगा तो अब सब अच्छा हो गया। ऑल इज वेल, डोंट डू इट फॉर गॉड क्या ऑल इज वेल नाउ? मत बोलिए। आई एम सेइंग इज ऑल वेल नाउ इन बंगाल? मत बोलिए, मजाक उड़ेगा आपका। नो वायलेंस एनीमोर। व्यूअर्स हंस रहे होंगे कि ये आदमी क्या कह रहा है, कभी कहता है कि चुनाव आयोग सुनता है, कभी कहता है कि चुनाव आयोग नहीं हंसता। बता दे कोई 8 फेज और 2 फेज राज्य भाई। मेरे एक सहयोगी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। नीरज जी जवाब दे दीजिए। नीरज कुछ कह रहे हैं आप? नहीं रूबिका, आप पिछले 15-20 मिनटों से जो चर्चा कर रहे हो उस पर कुछ जानकारियां आपसे साझा कर रहा हूं कि 2 चरण में चुनाव क्यों कराए गए। इसका जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया। उन्होंने कहा कि लोगों की सहूलियत के लिए चुनाव आयोग ने चर्चा किया और लोगों की सहूलियत को देखते हुए ऐसा किया गया। दूसरा सवाल, जब चुनाव आयोग ने दौरा किया था कि बंगाल का दौरा किया था, सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात की थी, तो जो हमें जानकारी उस बैठक को लेकर दी गई थी उसमें यह थी कि टीएमसी की तरफ से कोई स्पेसिफिक चरण की मांग नहीं की गई थी, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक दलों ने यह कहा था कि 2 चरण में चुनाव कराए जाए। और चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पे जो बयान तब जारी किया था बैठक के बाद, उसमें 2 चरण का जिक्र था। लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग से जब हमारी बातचीत हुई थी तो उनका कहना था कि 3 या 4 चरण में करा सकते हैं, 2 चरण राजनीतिक दल डिमांड कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग ने अब 2 चरण का फैसला किया है। तो कहीं ना कहीं अब जब आप आने वाले वक्त में बढ़ रहे हैं तो मकसद यह है कि अब सभी राज्यों में आने वाले वक्त में आप किसी भी चुनाव में देखिएगा, ज्यादातर राज्य देश के ऐसे हैं जहां एक ही चरण में चुनाव होते हैं विधानसभा चुनाव के। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां मल्टीपल चरण में इलेक्शन होते हैं, जिनमें बंगाल, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र को शामिल कर सकते हैं। अब आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इस परिपाटी को स्थापित करता रहेगा कि वो एक ही चरण में या 2 चरणों में चुनाव कराए। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहेंगे, इम्पीचमेंट को लेकर एक सवाल पूछा गया था। हाँ, बोल दीजिए। जी, इम्पीचमेंट नोटिस को लेकर एक सवाल पूछा गया था चुनाव आयोग से, मैंने भी पूछा था और दूसरे मीडिया कर्मियों ने भी पूछा था। उसका जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त ने नहीं दिया। जी, इम्पीचमेंट को लेकर, है ना, उस पर किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया है। बहरहाल मेरे साथ इस वक्त यहाँ बादल देवनाथ भी जुड़ चुके हैं। बादल देवनाथ, पहला रिएक्शन आपका चुनावों की तारीखों पर, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैडम मैं आपको कहना हूँ 4 मई को दिल्ली में तो जाऊंगा और आपका ऑफिस में आपको मैं मिठाई खिलाऊंगा और जीत के लिए खिलाऊंगा। ममता दी 4थी बार के लिए मुख्यमंत्री रहे, एक खुशी की बात है। मैं पहले से बता दिया, बहुत बार बताया, लेकिन आपको और आपके चैनल के सारे स्टाफों को मैं जा रहा हूँ और मिठाई भी खिलाऊंगा। सबसे बड़ा बात है मैडम, इलेक्शन कमीशन का मीटिंग में विरोधी दलों ने बताया था 2 चरणों का वोट, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। देखिए, मिष्टी दोई हो गई, रसगुल्ला हो गया, ये सब आप लेकर आइएगा। जीतेगा कोई भी, न्यूज 18 इंडिया मिठाई जरूर खाएगा, कोई भी जीते। हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए, चाहे वो दीदी जीते कि बीजेपी जीते कि कोई और पार्टी जीते। जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है चुनावों का अच्छे से हो जाना और जनता का उसमें पार्टिसिपेशन होना। बस हमारी जीत वही हो जाती है, जीते कोई भी। ये तो आप लोग आपस में लड़ते रहते हैं, तो मिठाई हम लोग पूरा ऐसे मुंह फाड़ फाड़ के खाएंगे। बड़ा वाला रसगुल्ला लेकर आइएगा। अनंत विजय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बाकी मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। आनंद जी, कुछ हो जाए, ये दो फेज हो कि 8 फेज हो, बादल देवनाथ जी ने कहा है कि मैं बादल की तरह मंडराते हुए आऊंगा और आपके लिए मिठाई लाऊंगा।
रसगुल्ला की बारिश करेंगे वो तो पूरी दिल्ली उसमें भीग जाएगी। लेकिन मैं अभी विवेक श्रीवास्तव जी को सुन रहा था। विवेक श्रीवास्तव जी की आपने बहुत अच्छी सलाह दी कि इस तरह की बातें मत किया करिए, उपहास उड़ा करेगा आपका। विवेक जी, मान लीजिए रूबिका जी की सलाह, वो बहुत गंभीरता से आपको सलाह दे रही थी, क्योंकि इन्हीं सब कारणों से पश्चिम बंगाल में आज लेफ्ट की ये स्थिति है कि उसका विधायक भी नहीं है। आपका स्टेक क्या है? आपका स्टेक क्या है बंगाल में बॉस? कांग्रेस पार्टी का एक आपके भी पता नहीं है कि नहीं है, किसी को मालूम नहीं है आपका नेता कौन है, किसी को मालूम नहीं सेंट्रल कमेटी का सेक्रेटरी कौन है। सलीम साहब का इलेक्शन कमीशन को खुली छूट दे दे। तो आपका आप कोई तो पूछेंगे तो है नहीं, नहीं इलेक्शन पश्चिम कमीशन बंगाल से प्रश्न हम ही पूछ रहे हैं। अननेसेसरी 8 चरणों के चुनाव पर आप क्या क्या होता है? करें? इलेक्शन लड़ रही है ना। That's unnecessary। अभी नीरज ने बताया, आप कह रहे थे पूछिए ना रूबिका जी क्यों कर रहे हैं 2 फेजेस में। अभी नीरज मेरे सहयोगी ने बताया, वो वहां पर मौजूद थे, उनसे पूछा गया सर वाई 2 फेजेस, उन्होंने बता दिया। अब जवाब आपके हलक के नीचे नहीं उतर रहा है तो हम क्या करें? नहीं क्या बता दिया? लोगों की सहूलियत, जब एक देश एक चुनाव, नहीं थी सहूलियत, ऑब्वियसली इस बार सहूलियत हो गई। अरे तो वो पिछले चुनाव आयोग इसी तरफ तो बढ़ने की बात हो रही थी ना, बढ़ गए हैं। अब क्या दिक्कत है आपको? क्या करें? 19 फेजेस में करवा दें, तब जाकर कलेजे को ठंडक पहुंचेगी आपके। बीजेपी तो फिर आप अगली बार मीडिया पे कोई ना बोले कि बंगाल में वाले देश भर में इनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। अगर अरे यार अपना आप वो छोड़ो, अपना इसकी हालत, सुनो मेरी बात। आपके हिसाब से एवरीथिंग इज नॉर्मल इन बंगाल, देयर इज नो वायलेंस इन बंगाल, वी डोंट नीड एडिशनल फोर्सेस इन बंगाल। ओके, बदलते हैं ना। Now let me make you understand. Let me make you understand, Vivek Srivastava. Let me make नहीं, रुकिए। ये अरे सुनिए, आपने एडिशनल फोर्सेस इन बंगाल। I'll tell you what do you need. तमिलनाडु आर एट पार। विवेक श्रीवास्तव, टेल अनंत विजय टू थांबा। हमको पैरामिलिट्री फोर्सेस चाहिए ना पश्चिम बंगाल में, और ज्यादा चाहिए। इसीलिए बहुत समझदारी से कैलकुलेट किया गया है। अब अच्छे स्टूडेंट की तरह चुपचाप बैठकर सुनिए, समझा रही है मैम आपको कुछ। सुनिए, पश्चिम बंगाल में पहला फेज का चुनाव कब है? 23 अप्रैल को। दूसरे फेज का चुनाव कब है? 29 अप्रैल को। नाउ कीप लिसनिंग, वरना मैं क्लास से बाहर कर दूंगी आपको। सुनिए पहले, मैम क्लास में इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं करती है। नाउ बी अ गुड स्टूडेंट, लिसन टू मी। पैरामिलिट्री फोर्सेस को मूव किया जाएगा। 9 अप्रैल में असम, पुडुचेरी और केरला के चुनाव हो जाएंगे। 9 के बाद इनफ टाइम टू मेक अ मूवमेंट टुवर्ड्स पश्चिम बंगाल। फिर पश्चिम बंगाल में ये नॉट माय असेसमेंट, कोई भी समझदार व्यक्ति का ये असेसमेंट हो सकता है। अमिताभ जी, केरल में कितना पैरामिलिट्री लगता है मैडम? मैंने पहले भी कहा रूबिका कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की मूवमेंट के लिए ये देखा गया। बंगाल हिंसा का राज्य है। पिछली चुनाव में रूबिका आपने देखा होगा 8 फेज के चुनाव थे। पहले 5 फेज के चुनाव में बीजेपी ने बहुत मेहनत की थी, 77 सीटें तक जीत के आ गई बीजेपी। किसी ने सोचा था? ममता बनर्जी नंदीग्राम में अपनी 1 सीट हार गई, भले ही 1 वोट से हारी, लेकिन हारी तो। बीजेपी पूरी पीक पर चली गई थी, कोरोना आ गया, कोलकाता प्रेसिडेंसी का इलाका 125 सीटें, वहां बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली। बीजेपी कैंपेन नहीं कर पाई, उनके लोग कैंपेन नहीं कर पाए और सारा का सारा बूथ चला गया। तो मुझे लगता है 2 फेज के चुनाव पैरामिलिट्री फोर्सेस के मूवमेंट के लिए भी हैं, वहां की लोकल पुलिस की मूवमेंट के लिए भी हैं, दोनों पार्टियों के, सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के मूवमेंट के लिए हैं, मतदान कर्मचारियों की सहूलियत के लिए हैं। आपने पूरे बंगाल का नक्शा भी देखा होगा, कितना दुर्गम है। एक पूरा इलाका जो ऊपर सीमा से जुड़ा हुआ है और एक पूरे नीचे का इलाका जो बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। कलकत्ता प्रेसिडेंसी का इलाका है, झारग्राम है जो मेदिनीपुर इलाका है जो झारखंड और छत्तीसगढ़ से मिला हुआ है। आप बंगाल के इस इतने बड़े नक्शे को कंट्रोल में करना है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस चाहिए। हिंसा का बहुत पुराना इतिहास है वहां पर, उस हिंसा को रोकना है, उस हिंसा को रोकने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को मूव करने के लिए 9 अप्रैल और 23 अप्रैल अच्छा खासा डिफरेंस है। जो पहले फेज के चुनाव होने वाले 3 राज्यों में 9 अप्रैल को वो चुनाव खत्म हो जाएंगे, मतदाता मतदान कर चुके होंगे, एंड देन वहां से मूवमेंट होगा, और वो मूवमेंट होगा ऑब्वियसली टुवर्ड्स पश्चिम बंगाल। और अभी यतेंद्र हमें ये जानकारी, समीर चौगाकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ स्टूडियो में, मैं उनको देख पा रही हूँ। समीर जी प्लीज ज्वाइन कीजिएगा हमें। अरुण भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बादल देवनाथ जी बस आ रही हूँ। अरुण, किस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं तमाम जो पॉलिटिकल कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनकी तरफ से इन चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद?
देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछले 3-4 दिन से लगातार समीक्षा कर रही थी और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष स्तर पर ये कहा जा रहा था कि फेज में कितने भी चुनाव हो, चाहे गठबंधन में हमारा हुआ जहां नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी को अपने बूते पर, जैसे कि पश्चिम बंगाल में उन्होंने फैसला किया कि लेफ्ट के साथ नहीं जाएंगे, या केरल में उन्होंने फैसला किया है, तो अपने बूते पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी उन्होंने कर रखी है। और ये मैं जैसा कि कह रहा था कि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल 3 ही ऐसे राज्य हैं जो पूरे भगवा कलर को, पूरे भारत के अगर नक्शे को देखिए तो लगभग बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ रंग चुकी उसको, लेकिन ये 3 राज्य बचे हुए हैं, जो कि बहुत एक बड़ी बात है। और कांग्रेस ये सोच रही है कि अगर इन राज्यों में भी अपना अस्तित्व नहीं बचा सके, अपनी सरकार नहीं ला सके, अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सके, तो 2029 के चुनाव के पहले जो मोमेंटम बनना है, या फिर जो कुछ भी हमें एक ग्राउंड मिलना चाहिए जिस पर हम खड़ा हो सके, हम खड़े कहां होंगे। तो कांग्रेस पार्टी के लिए तो सबसे बड़ी बात है केरल में लेफ्ट को किसी भी कीमत पर, इस बार उनका यह कहना है कि सर्वे भी हमारे पक्ष में है, माहौल भी हमारे पक्ष में, एंटी इनकम्बेंसी भी है। इस बार रमेश चेन्निथल्ला से लेकर केसी वेणुगोपाल तक सब एक साथ एकजुट होकर के राहुल गांधी के वादे के मुताबिक साथ लड़ भी रहे हैं। तो अगर केरल तक मोटा मोटी कांग्रेस को इस बात से कोई ऐतराज नहीं है कि कितने फेजेस में चुनाव होते हैं, इनफैक्ट वो भी चाहते थे कि कम ही फेजेस में चुनाव हो। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। हाँ, जयराम रमेश ने एक बात जरूर कही, जो तृणमूल कांग्रेस और बाकी दलों ने कहा कि भाई पूरे देश का दौरा कर लिया प्रधानमंत्री ने, तो उसके बाद चुनाव की घोषणा हो रही है। ये आरोप जो भी सत्ता में होता है उसके खिलाफ लड़ते हैं, लगते ही है। मुख्यमंत्री अब हेमंता विश्व शर्मा ने कुछ पैसे दिए लोगों के खाते में, तो उस पर सवाल उठ रहे थे। ममता बनर्जी ने दिए तो उस पर चुप्पी है। देखिए, सेलेक्टिव आउटरीच जो है वो नहीं हो सकता। एक बात करिए, रेवड़ी अगर विपक्ष की सरकार दे दे तो रेवड़ी है, आप दे दे तो फिर वो सौगात है, या फिर आप दे दे तो रेवड़ी है, विपक्ष दे दे तो सौगात है। ये बातें बेमानी। ये काम बीजेपी भी करती है, ये काम कांग्रेस भी करती है अरुण, और हम लोग बीच में देखते रहते हैं इस चीज को, और जनता देखती रहती है। समीर चौगावकर और जफर इस्लाम साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और समीर चौगावकर जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जफर इस्लाम साहब, ये विवेक श्रीवास्तव जी बहुत नाराज हैं। वो ये कह रहे हैं चुनाव आयोग ने आप लोगों की लिखी स्क्रिप्ट पर, हालांकि वो खुद ही कंफ्यूज है, कभी कह रहे हैं आपकी मान रहे हैं, कभी कह रहे हैं आपकी नहीं मान रहे हैं, लेकिन 2 फेजेस में चुनाव। नहीं हूं, मैं बड़ा क्लियर हूं। अरे सबने देख लिया आपकी कंफ्यूजन को। जफर इस्लाम साहब, नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हूं, बस देखिए ऐसा है इलेक्शन कमीशन कि वो कंफ्यूज हो या उनको क्लैरिटी हो, उनका एक मिनट जरा विवेक भाई बोलने दीजिए। आपको मैंने सुना, जी आप कंफ्यूज है या आपको क्लैरिटी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्या बची खुची जो भी साख आपकी है, हम आपको कह रहे हैं मुंह पर। अरे भाई सुन तो लीजिए भाई, बीच में आपके बीच में नहीं बोला ना, आपने सब सुना, रूबिका ने रोका नहीं आपको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्लीज आपकी जो थोड़ी बड़ी बची हुई जो साख थी केरला में, या केरला में, बस वेस्ट बंगाल में तो खत्म हो गए, तो वो भी इस बार खत्म होने वाला है। ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। त्रिपुरा भारत का हिस्सा ही नहीं, समाप्त हो जाएगा। बिहार भी नहीं है। नहीं, वो भी खत्म हो जाएगा। आने दीजिए इलेक्शन में, अब आने वाले जितने इलेक्शन में उसमें जिस तरह से देश को आपने खोखला बनाने का काम किया, प्रदेश को खोखला बनाने का काम किया है। बता देना चाहती हूँ, हेमंत बिस्व शर्मा ने जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, एक ट्वीट किया, मतलब एक्स पर पोस्ट किया, यतो धर्मस्ततो जय, यानी जहां पर धर्म है वहीं पर विजय होती है। या कुल मिलाकर ये जो फाइट है उस फाइट की तरफ इशारा कर दिया है समीर चौगावकर जी। ये इस पोस्ट का क्या मतलब है? या तो धर्मस्थ तो जय, मतलब ये तो तारीखों का ऐलान भर ही तो हुआ है। नहीं, मुझे लगता है हेमंत बिस्व शर्मा ने अपनी तैयारियों का जिक्र किया और बताया कि भारतीय जनता पार्टी असम में सरकार बनाने के लिए जा रही है, और उनके अपने ये कॉन्फिडेंस बता रहा है कि 5 साल उन्होंने जिस तरीके से काम किया है, केंद्र सरकार ने जिस तरीके से आसाम को लेकर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट दिया, और डबल इंजन की सरकार ने जो असम में काम किया है, इन 5 राज्यों के चुनाव की अगर बात करूँ रूबिका जी, तो मुझे लगता है कि बंगाल में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि भाई वहाँ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वहाँ सुनील बंसल के संगठन प्रभावी के रूप में काम कर रही है, चुनाव प्रभावी के रूप में भूपेन्द्र यादव जिस तरीके से वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि बंगाल एक सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए रहेगा। लेकिन मैं आज 4 मई को परिणाम आने वाले हैं, तो मैं आज एक बात कहना चाहता हूं कि 4 मई ममता गई,
4 मई को बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। मैं आपको अभी बता देता हूं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन ने वहां काम किया है। और अभी कल हरियाणा के समालाखा में राष्ट्रीय सेवक संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रदेश सभा की बैठक आज ही खत्म हुई है। बंगाल के जो प्रचारक आए थे, मेरी उनसे कल रात को देर रात तक बात हुई और उन्होंने बताया कि बंगाल को लेकर हमने संघ को प्रेजेंटेशन दिया यहाँ पर कि किस तरीके से 1-1.5 साल से संघ वहां जमीनी स्तर पर काम कर रहा था। जहां हर बूथ पर बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं था, वहां आज बंगाल में 294 सीट पे मुझे लगता है हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंच चुका है। ये जो कहा जा रहा था कि संघ और बीजेपी में उत्तर प्रदेश को लेकर जो खटास थी, दूरी थी, वो पश्चिम बंगाल ने पूरी कर दी है निश्चित रूप से। और 1-1.5 साल पहले से संघ वहां जमीनी स्तर पर काम कर रहा था, चुपचाप से बिना मीडिया में प्रचार किए, बिना हो हल्ला किए हुए भारतीय जनता पार्टी का संगठन और संघ के स्वयंसेवकों का ये जो कॉम्बिनेशन, 2 फेजेस वाला चुनाव आप संघ को और बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? नहीं, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा फैसला है चुनाव आयोग का। भाई 2 फेज में अगर चुनाव आयोग, जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो 2 फेज में अगर चुनाव आयोग करवाएगा तो ये बहुत अच्छा फैसला है। और मुझे लग रहा है कि इसमें तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडों की बटालियन थी, जो 1 फेज के बाद दूसरे फेज से तीसरे फेज, 8 फेज में जाके उत्पाद मचाने का काम करती थी, अब उन्हें ये स्पेस नहीं मिलेगा। और चुनाव आयोग ने कह दिया कि वहां निष्पक्ष चुनाव होंगे। तो मुझे लग रहा है कि 23 और 29 तारीख का जो चुनाव का हमारे साथ मौमिता चक्रवर्ती भी, हाँ एक सेकंड सर, एक नया मेहमान है और पहली दफा गूंज का वो हिस्सा बन रही हैं, तो जरा उनको मैं इंट्रोड्यूस कर लूँ, उनकी बात सुन लूँ, उसके बाद मैं आपके पास भी आऊँगी। मौमिता चक्रवर्ती पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बड़ी सारी रिसर्च करती हैं और इस वक्त हमारे साथ गूंज में पहली बार मौजूद हैं। मौमिता, आपका पहला रिएक्शन क्या है ये जो चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है? रुबिका जी, सबसे पहले बात तो बहुत बहुत थैंक यू आपकी शो पे बुलाने के लिए। देखिए, ये जो चुनाव अभी होगा बंगाल में, ये सिर्फ सरकार परिवर्तन के चुनाव नहीं होगा, ये भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण एक चुनाव होने वाला है। क्योंकि ये चुनाव, इस बार जो चुनाव है, ये बंगाल की जनता की जीवन मतलब जिंदगी बचाने का चुनाव है, बंगाल में संविधान बचाने का चुनाव है, और बंगाल में जो हिंदू हैं वो हिंदुओं को बचाने के लिए चुनाव होगा। क्योंकि हिंदुओं की जो जीवन संकट में अभी है, क्योंकि आपको पता है कि बंगाल ऐसी जगह है जो अभी 3 देश के लिए कॉरिडोर है, गेटवे है, तो और बंगाल से सबसे ज्यादा यहाँ से घुसपैठ होते हैं। तो ये अगर चुनाव SIR के बाद जो होगा तो घुसपैठ तो डेफिनेटली कंट्रोल होगा। तो पूरे भारत में जो घुसपैठ फैलाते हैं, भारत की जॉब खा लेते हैं, भारत में बहुत सारे आतंक पैदा करते हैं, तो ये भी हम कंट्रोल कर पाएंगे इस बार होपफुली। और क्या है कि इस बार बीजेपी अपर हैंड है उसके पास पश्चिम बंगाल में। देखिए, अभी बीजेपी छोड़कर और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे है नहीं जो प्रधान विरोधी पक्ष है। तो बीजेपी के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया मौका होगा परिवर्तन लाने के लिए, क्योंकि बंगाल के लोग चाहते हैं परिवर्तन। जैसे पिछले 15 साल से हम जो देखे हैं भी बंगाल से जो चल रहा है, बादल देवनाथ भी बंगाल से हैं। आप कह रही हैं परिवर्तन होगा, संविधान बचेगा, घुसपैठियों से बचाव होगा। बादल देवनाथ जी? मैडम, ये मैडम तो बंगाल से है, है, लेकिन बंगाल के जो कल्चर है, बंगाल में देखिए 50 साल से 34 साल लेफ्ट था, 15 साल टीएमसी का हो गया। अभी यहाँ का जो मूड है, जो SIR का जो प्रॉब्लम हुआ 10.5 करोड़ लोगों का, उसमें उसके बाद गैस का जो प्रॉब्लम हुआ, लोगों के दिल में जो क्षोभ है जो भाजपा के ऊपर, यहाँ पर तो भाजपा नहीं आएगा, 10-20 सीट मिलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन कांग्रेस को 1-2 सीट मिल सकता है, लेकिन मालदा मुर्शिदाबाद में, लेकिन और नहीं मिलेगा। पहले तो 0 था, लेफ्ट तो 0 है, लेकिन बंगाल के 10.5 करोड़, मैं 2 साल 4 साल 10 साल से मैं बोल रहा हूँ, आपका चैनल में आपको बार बार मैं कह रहा हूँ, यहाँ का लोग ममता दीदी को पसंद करते हैं। ममता दीदी के साथ लाखों करोड़ लोग पैदल चलते हैं। भैया, पसंदीदा से ऐसे नहीं चलती है सरकार को पसंद करने के बाद भी बहुत सारे मुद्दों पर नजरअंदाज करना चाहिए। सबसे बड़ा बात जो मैं बार-बार कहना चाहता हूं, बादल जी रुकिए। अरे ममता बनर्जी को कौन नहीं पसंद करेगा? शी इज अ फाइटर, स्ट्रॉन्ग लेडी है। हाँ, हर मजबूत औरत ममता बनर्जी को पसंद करेगी, लेकिन वोट करेगी क्या, ये बड़ा सवाल। मैं कह रही हूँ 15 साल हो गए हैं, ममता बनर्जी जिस तरीके से आई थी, लेफ्ट को एकदम धराशायी करके, हमने देखा है ना, वो दौर हमने देखा है। ममता बनर्जी इज अ ब्रिलियंट लीडर, हम नहीं जानते हैं क्या ये बात, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता उस 15 साल के बाद क्या ममता बनर्जी को वो एंटी इनकम्बेंसी, उसके परे प्रो इनकम्बेंसी ये है? इनकम्बेंसी नहीं है बंगाल में। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं आपको और आपके चैनल में
मैं अरे सबको बादल जी मिठाई एक सेकंड, खिलाऊंगा। हाँ ठीक है, नहीं मैं एक मिठाई एक खिलाऊंगा लाइन 4 मई को में, एक लाइन में बादल जी, लेट्स नॉट वेस्ट एनर्जी। तो ये गैस का प्रॉब्लम कहाँ से आ गया? अभी ये गैस का प्रॉब्लम कहाँ से आ गया? मैडम क्या बोल रहे हैं? लोगों को गैस नहीं मिला, 25 दिन 40 30 दिन के बाद गैस मिलेगा। बुकिंग बंद है, बुकिंग बंद है। लोगों का मिड डे मील बंद है। तो वो राज्य सरकार वो राज्य सरकार को नहीं देखना है, होटल में कैंटीन में सब बंद हो गया। नहीं तो वो राज्य सरकार को नहीं देखना है, वो किसको देखना है? गैस का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काल जो हुआ, अरे मैं बादल जो बार-बार जी, आप जो पूछा, मैं हराने जो का सवाल कोशिश पूछती कर रहे हूँ हैं। उस सवाल का जवाब मैडम, नहीं मैडम नहीं चलेगा मेरे साथ। आप नहीं, सुनना नहीं चाहते मैडम। अरे क्या सुनना नहीं चाह रही, आप ही को सुन रही हूँ मैं। ये ऐसे मेरे साथ नहीं, ऐसे मेरे साथ नहीं बात करेंगे आप, नहीं बिल्कुल नहीं। बादल देवनाथ जी, सुनना क्यों नहीं? बादल देवनाथ जी, आप सुनना नहीं क्यों चाहते? अरे मैं सुनना चाह रही हूँ, आप लगातार चीखेंगे तो कैसे चलेगा? और आज तो भैया मेरा रोजा है, वो पानी पिलाएंगे तो भी मैं पी नहीं पाऊंगी। समझ रहे हो बादल देवनाथ जी आप, मैं क्या कह रही हूँ आपसे? सब ममिता, मुझे 5 सेकंड में कुछ बात बताना चाहूंगी। देखिए क्या है कि जो सरकार के लिए बादल सर अभी चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, उनको एक बात मैं बताना चाहूंगी। अगर मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी की वोट बैंक की बात करूंगी तो उनको भी ना मदद करने में ममता बनर्जी फेल है। अगर आप मुझे पूछते हैं कि क्यों, मैं आपको कहूंगी जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन वो भी वो लेकर नहीं आ पाए, वो सीए खत्म मतलब स्टॉप नहीं कर पाए, आगे एनआरसी होंगे वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कुछ नहीं कर पाए और उन कम्युनिटी को भी पता चल गया है कि ममता बनर्जी अभी वर्किंग जस्ट एज अ फॉल्स मेसाया। तो वो कुछ भी प्रॉमिस कर देते हैं पर बाद में जाकर कुछ नहीं रख पाते हैं। अच्छा। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी रूबिका जी, मैं रुक जाइए ना, खत्म कर लेती हूँ। और ये जो गैस वाली, हाँ ये जो गैस वाली बात बादल देवनाथ कर रहे हैं, मैं बताना चाहूंगी जब 2014 में 2026 में जब 24 में जब लोकसभा इलेक्शन की जो मैनिफेस्टेशन जो प्रचार के टाइम पे मोदी जी ने कहा था कि बहुत जल्दी गैस की मदद के लिए पाइपलाइन फिक्स करना चाहिए। और अभी कोलकाता में और पश्चिम बंगाल में ये गैस का जो पाइपलाइन है बहुत जगह ये काम शुरू हो चुका है। जो खबर आई थिंक बादल देवनाथ को नहीं है, उनको सबसे पहले अपने राज्य में सेंट्रल क्या करता है के अलावा भी वो 4 राज्य है। लेकिन जिस तरीके से बहस चल रही है अमिताभ, आपको क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल ही सेंटर में रहने वाला है? ये 5 राज्यों की जब बात करें, मुझे लगता है पश्चिम बंगाल ही केंद्र बिंदु होगा। पूरी बीजेपी की ताकत यहाँ झोंकने वाली है। और कल प्रधानमंत्री जी ऐलान करके आ गए हैं कि यहाँ पर जो भी मुद्दा है वो जनसंख्या असंतुलन जो हो गया है तृणमूल कांग्रेस के चलते, वो बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। यानी वो सबसे बड़ा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने अपनी परिवर्तन यात्राओं को पूरा कर लिया है। वो हर जिले से गुजर कर आई है, कस्बे से, बूथ पर बीजेपी का काम पूरा हो गया। अब 2 फेज में चुनाव होंगे रूबिका। मुझे लगता है बीजेपी इस बार अच्छी टक्कर देने की स्थिति में आ गई है। और बीजेपी का नारा ही परिवर्तन है, पलटानो दरकार चाहिए बीजेपी सरकार के नारे के साथ बीजेपी चुनाव में जा रही है। हाँ। और मुझे लगता है कि उनकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ममता, जब मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा, ममता स्ट्रीट फाइटर है, स्ट्रीट स्मार्ट है, हर बूथ पर लड़ाई करेगी। लेकिन अब तृणमूल भी 15 साल से सत्ता में है। चाहे आप ऊपर के इलाकों को देख लो, जो जिसे हम लोग जलपाईगुड़ी का इलाका कहते हैं, वहाँ तृणमूल में आपस में लड़ाई है। वहाँ के चाय बागानों में अभी तक उनकी बहुत अच्छी पैठ नहीं हो पाई है। मालदा का इलाका है, 3-4 जिले हैं यहाँ पर, दोनों बांग्लादेश से सीमाएं, यहाँ पर आधे मुसलमान हैं, आधे हिंदू हैं। हाँ। यहाँ पर बटेगा ही, इसमें बीजेपी को पिछली बार भी सीटें आई थी। नीचे आदिवासी इलाके, झाड़ग्राम, वर्धमान इलाका। तो मुझे लगता है प्रेसिडेंसी इलाके में जो कसक छूट गई थी वो प्रेसिडेंसी इलाका है। हाँ। ग्रेटर कोलकाता इलाका है जहां 100 से ज्यादा सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी वहां पर, और 77 पे बीजेपी रुक गई थी। ओके, जफर इस्लाम साहब, इसीलिए तो ये सवाल खड़ा हो जाता है कि 2 फेजेस में आप लोगों की तैयारियां तो पूरी है, लेकिन ममता बनर्जी वो इकलौता चेहरा है जिनको सब जगह पर जाकर और चुनाव प्रचार करना है। 294 सीटों को उनको इस वक्त जाकर मैनेज करना है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो बड़े सारे सिपाही हैं, तो ये डिफिकल्टी उनके लिए हो ही जाएगी। देखिए ऐसा है रूबिका जी, पहले भी अगर आप देखिए पिछले बार 2021 की बात सुनिए तो बार बार ये 8 चरणों में होगा, उसके बारे में इतने सारे शिकायत कर रहे थे। इस बार वो आप पुराने इंटरव्यूज देखिए इन लोग के, अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी और उनके बड़े लीडर कुणाल घोष, ये सब कहते थे कि 2 से 3 चरणों में होना चाहिए। अरे भाई, तो 2 चरण में हो रहा है तो आपको खुश होना चाहिए। लेकिन अगर
घुसपैठिए वोट के सहारे थे तो इन्हें जाहिर है तकलीफ होने वाली है। और इस बार सुन लीजिए, इस बार आपको रूबिका जी बीच में इनको मना कीजिए बोलने के लिए। अरे भाई सुन लो, मैं खाली बंगाल के बारे में नहीं, तुम खाली बंगाल बात करोगे, मैं और भी जगह की बात कर रहा हूँ मीटिंग में। तो मैं अरे भाई मैं और सुनिए, ऐसा है कि आपको 2 चरण से दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है? असम में 1 चरण में हो रहा है, पुडुचेरी में 1 चरण में हो रहा है, केरल में 1 चरण में हो रहा है, और बाकी तमिलनाडु में 1 चरण में हो रहा है, उसको दिक्कत नहीं है। आपको क्यों दिक्कत है? इसलिए कि आप कुछ ना कुछ उसमें हेराफेरी करते हो, इसलिए दिक्कत है। नहीं तो नहीं दिक्कत होनी चाहिए। सब जगह 1 चरण में हो रहा है, सिर्फ एक फेज में खाली बंगाल के सुझाव के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने कहा, लोगों को ओपिनियन लिया, ओपिनियन के बेसिस पे 2 चरण नहीं तो आज भी डिक्लेयर किया। बीच में नहीं बोला, लेकिन इनका फीडर डाउन कीजिए। बादल देवनाथ जी, आप बीच में हर जगह टपक जाते हैं। आवाज कम कीजिए सबकी। बादल देवनाथ जी, अभी तारीखों का ऐलान हुआ है, ये बौखलाहट क्या बता रही है? आप क्यों इतना क्यों डर रहे हैं? किस बात का खौफ है? मैं नहीं समझ पा रही हूँ, किस बात का खौफ है बादल जी? मैं 10 साल से रूबिका जी, मैं 2-3 और बात कहना चाहते हैं। नहीं, केवल गरज रहे हैं, बरस कहाँ रहे हैं? डर के बात नहीं, इनको बात नहीं करना है, यही तो दिक्कत है बंगाल में। फिर वापस दोनों बोलने लग गए। एक जफर इस्लाम साहब, बादल देवनाथ आपका नाम नहीं, बादल देवनाथ जी मत गरजिए, प्रभु मत गरजिए, आप बस इस बात पर काम कीजिए। रुकिए, आ रही हूँ। बीच में काट दीजिएगा। अरे जफर इस्लाम साहब रुकिए, बादल देवनाथ के लिए कर दीजिए। रुकिए नहीं, एक की शो कर दीजिए उन्हीं के नाम से। रुकिए शांत हो जाइए। आप डिसाइड नहीं करेंगे कि मैं किससे बात करूंगी, जफर इस्लाम साहब, ये मैं डिसाइड करूंगी। शो माशाल्लाह गूंज जो है न्यूज़ 18 इंडिया का गूंज, ये कार्यक्रम मैं कर रही हूँ, तो मैं जिससे बात कर रही हूँ उसी से बात करूंगी ना, आपके कहे पे थोड़ी चलूंगी। आपके पास मैं आ रही हूँ, आपको पूरा मौका दूंगी। अब वो जो बौखलाहट है उसको तो मैं डील करूंगी ना। अब बादल देवनाथ जी रुक जाइएगा, एक बार बात खत्म हो जाने दीजिए जफर इस्लाम की, फिर मैं आपको मौका दूंगी। देखिए रूबिका जी, मैं बीच में नहीं बोलता, बादल देवनाथ की आदत है बीच में हर बार टपक जाना। इनसे इतना ही आग्रह कर रहे हैं, जब ये बोलते हैं तो हम लोग चुप रहते हैं। थोड़ा सिविलिटी आ जाए इनमें तो अच्छा रहेगा। बंगाल नहीं है ये टेलीविजन चैनल का जो स्टूडियो है वहां से बोल रहे हैं। यहाँ पर आपका बंगाल में कट बनी और जो हंगामा करते हैं ना तृणमूल के जो जितने गुंडे हैं वो यहाँ नहीं चला, गुंडागर्दी नहीं चलता टेलीविजन चैनल। अपने समय बोलिए, और हम भी आपके समय में सुन रहे थे, आपको सुन रहे थे, बीच में रोक नहीं रहे थे। अब मैं बात करता हूँ बंगाल में। देखिए अपसेट, आप बंगाल के बारे में कह रहे थे अपसेट होगा, बिल्कुल होगा। इस बार बंगाल, पिछले बार थोड़ा मार्जिन रहा था जो वोटर्स का, इस बार वो परसेंटेज भी बहुत जल्दी श्रिंक हो गया था, पिछले दिनों में देखा। और इस बार का जो असेंबली इलेक्शन होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और सरकार बनाएगी। दूसरी बंगाल से हट के अगर बात करते हैं जो 5 राज्यों के बारे में, एनडीए और इसमें पुडुचेरी और असम में हम सरकार बना ही रहे, लेकिन बंगाल के अलावा तमिलनाडु का भी नाम लूंगा मैं। तमिलनाडु और केरला में आप देखिएगा इस बार एनडीए का परफॉर्मेंस बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा, और जो इतना उम्मीद नहीं की उससे बेहतर होगा, चाहे केरला में हो चाहे तमिलनाडु में हो। हाँ, आप कॉन्फिडेंट है, अच्छी बात है, लेकिन वो तो विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव, लेफ्ट का जो है पश्चिम बंगाल में तो अब कुछ रहा नहीं है, कुछ भी नहीं रहा है। अब ये मान लीजिए ये फाइट बीजेपी और टीएमसी की, अरे मैं क्या, कितना परसेंट है आपका वोट बता दीजिए। लेफ्ट है, कितनी सीटें रहेगा, कितनी सीटें? सुन लीजिए मैडम, कितनी कैडर बेस्ड पार्टी है, सीटें लड़ेंगे, ममता के खिलाफ लड़ेंगे, ठीक। लेकिन मैं हवा में बात नहीं करता, हवा में बात मत कीजिए ना। नया कैडर है, नई सीटें हैं, नए कैंडिडेट। कितने विधायक हैं आपके? कितने विधायक हैं? नहीं, विधायक होने से क्या होता है, यहाँ बीजेपी के पास 2 ही मेंबर पार्लियामेंट थे एक टाइम पे। क्या होता है मतलब? इन्होंने भी फाइट बैक किया। विधायक होने से क्या होता है मतलब? 2 ही मेंबर पार्लियामेंट थे ना अटल बिहारी वाजपेयी के पास एक समय में लोकसभा में, तो आप लेकिन आए ये तो ये तो राजनीति में चलता है। त्रिपुरा में हमारे पास एमएलए हैं, केरल में हैं, 16 एमएलए पहले बिहार में भी थे, यहाँ भी आएंगे। कैडर इंटैक्ट है, बिल्कुल आ रहे हैं। नहीं, वो 0-0 तो बहुत दिखाते हैं, 0 दिखाने से कुछ नहीं होता है। लेफ्ट था, है, रहेगा, लड़ेगा। लेकिन और ये भी है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से चला रहा है दुकान, इसको भी क्वेश्चन किया जाएगा।
बिल्कुल किया जाएगा, कोई करे या ना करे हम करेंगे। नहीं, क्योंकि आप कि आप हर तरीके से हर चीज की लॉजिक रेडी होती है। कीजिए, जो कांग्रेस पर जो आरोप लगते हैं वही काम आप कर रहे हैं। अब आप त्रिपुरा को भारत का पार्ट ना माने, केरल को भारत का पार्ट ना माने, बिहार को भारत का पार्ट ना माने, केरल कैसे जीत गया? भारत का पार्ट ना माने तो मैं क्या कर सकता हूँ? केरल कैसे जीत गया? अगर चुनाव आयोग दुकान चला रहा था तो उस दुकान पर ये केरल में आप ये लेफ्ट कैसे जीत गया? और भव्य मार्जिन से जीतते, और शुक्र करिए केरल की सरकार है तो इनकी चलने नहीं देते स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स की। ये तो शुक्र करिए हमारा कैडर रहता है वहां पर, तो वहां जीत जाएंगे इनकी तरह थोड़ी ना। अजीब अजीब सा रिजल्ट महाराष्ट्र में, अजीब सा रिजल्ट हरियाणा के अंदर, तो वहां जीत जाएंगे क्या है? इनके बारे में पता नहीं है क्या? अरे केरल जीत जाएंगे ना आप। जितनी फजीहत इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर की हो रही है, सरेआम हो रही है, SIR की हो रही है, ये शर्मिंदगी की बात एक प्रजातंत्र में है कि नहीं? क्या है विश्वास लोगों को? I just got a new information. 2001 में विवेक श्रीवास्तव कितने फेजेस में चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में? 2001 में मैडम ये 2026 है और 25 साल हो गए। रुक जाइए, मेरा एक सिंपल 2001 में सवाल कितने है, फेजेस पर क्या चुनाव कोई हुआ था ये बताइए मुझे। इलेक्शन कमीशन के पास मैं 1952 में चला I am asking you a simple question. चला जाता हूं जब EMS आपने मुझसे कहा 8 फेजेस का चुनाव 2 फेजेस में कैसे हो गया? राइट, आपने मुझसे कहा मैं ये जानना चाहता हूं 8 फेजेस का चुनाव 2 फेजेस में कैसे हो गया? I am asking you. 8 फेजेस को 2 में किया गया। ठीक है, ओके। डोंट आस्क मी, आई विल आस्क यू। नहीं ठीक है, आप मुझे बता दीजिए वो क्या अर्थमेटिक है पैरामिलिट्री का जिससे 8 फेज का चुनाव। मैं कह रही हूं नाउ काम डाउन एंड आंसर माय क्वेश्चन। बताएं मुझे 2001 में कितने फेजेस में चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में? Why are you asking me this question? Because I want to expose you. It is 25 years ago. Because I want to expose you. तो 2001 का उत्तर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? 2001 में कितने फेजेस में चुनाव हुआ था? आप चाहती हैं 2001 और 2026 में कोई फर्क नहीं है? बहुत फर्क है। आप ये कहना चाहती हैं? बहुत फर्क है। 5 साल के अंदर मुझको 2001 और 2026 में बहुत फर्क है। मैं बता रही हूँ कितना फर्क है। मैं मेरा दूसरा सवाल है, ये इधर उधर का डाइवर्जन मत करिए। आप इधर से उधर घूमेंगे नहीं। Don't divert. रूबिका लियाकत is going to ask you a question and विवेक श्रीवास्तव you are going to answer the question. मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने कहा 8 से 2 फेजेस कैसे हो गए, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ 2001 में पश्चिम बंगाल में कितने फेज में चुनाव हुआ था? I can't recall. You tell me. उससे फर्क क्या पड़ता है? एक फेज में चुनाव हुआ क्या फर्क पड़ता है? मिस्टर श्रीवास्तव, एक फेज में चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में, और आप कह रहे हैं 25 साल का डिफरेंस, तो 25 साल बाद दोबारा पश्चिम बंगाल में अब उस स्थिति में आ गए हैं जहां पर 2 फेज में चुनाव होगा। बनर्जी को अब मुझे आपसे इस मसले पर कोई बात नहीं बंगाल में कोसिए मत टीएमसी को आप। Then say thumbs up for TMC. तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। It's a great government. और ममता उनकी सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। ममता रेल मंत्री 2006 में जब 5 फेज में चुनाव हुआ तब आपकी यूपीए की सरकार थी, आप उनके साथ थे, सपोर्टेड बाय लेफ्ट। इसका मतलब कानून व्यवस्था खराब थी जब आप थे। मैडम मेरी बात सुनिए, आपकी तरफ से ममता बनर्जी को थम्स अप है, आगे से बोलिएगा मत यहाँ टीवी पे कोई भी व्यक्ति कि लॉ एंड ऑर्डर राहुल गांधी जी के स्टाइल में क्या होता है? खत्म, फिनिश, खत्म। You have gone by your logic. सब बढ़िया है, You have gone absolutely gone by your logic. इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी, रूबिका, इंद्रजीत मुखर्जी, सोमनाथ चटर्जी, वासुदेव आचार्य, इंद्रजीत मुखर्जी, सोमनाथ चटर्जी, इतने बड़े नेता हमने संसद में देखे हैं। अब कोई नेता नजर नहीं आता। गुरुदास दास गुप्ता भी नजर आते हैं, चेहरे हैं। सीताराम येचुरी तक अब नहीं रहे। मतलब अब आप प्रकाश कराट, अब रंग पॉलिटिक्स। अब आप समझ लो कि आप लेफ्ट के पास नेता नहीं बचा, कांग्रेस के पास बंगाल में नहीं। अधीर रंजन चौधरी नेता थे, बेचारे को खत्म कर दिया। प्रणदा नहीं रहे, प्रणब राष्ट्रपति बनने के बाद राजनीति से अलग हो गए। तो मुझे लगता है कि अब वहां राजनीति जो है तृणमूल वर्सेस बीजेपी ही है। ये हकीकत लेफ्ट को स्वीकार करना चाहिए, कांग्रेस को स्वीकार। 10% है जो वोटिंग परसेंटेज है समीर चौगांवकर जी, 10%। मतलब ये दोनों ने आपस में बांटा, भारतीय जनता पार्टी का वोट अलग और यहाँ ममता बनर्जी का, बाकी अन्य के खाते आते हैं 10%। और फिर भी ये विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग हैं जो कहते हैं हम हैं, विधायकों से क्या होता है। पता नहीं कौन सी मोरल वैन। ये सिर्फ स्टूडियो में और कहीं नहीं है, आप सिर्फ गूंज में और कहीं नहीं है, आपकी गूंज और कहीं नहीं है। शुक्र कीजिए न्यूज़ 18 इंडिया पर वो भी आपकी हो पा रही है।
समीर देखिए वही बंगाल है जहाँ लेफ्ट के 32 साल के शासन को ममता बनर्जी ने 2011 में खत्म किया और आज 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को क्यों है कि इस बार नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित शाह जी ने, भूपेंद्र प्रधान ने और संगठन के वहाँ जो प्रभारी है अभी सुनील बंसल ने वहाँ पर जिस तरीके से सीट टू सीट मार करके लगातार 1.5 साल से काम किया और 2021 के चुनाव में जो गलतियाँ हुई थी उन्हें जो लगा चुनाव परिणामों के बाद कि 77 सीटों पर हम आके टिक गए, हम सरकार क्यों नहीं बना पाए। उसके बाद से अमित शाह ने लगातार जो सीट टू सीट मार किया है, संघ ने जमीन स्तर पर काम किया है और मुझे लग रहा है कि उसका इस समय परिणाम दिखने वाला होगा। 2016 में तो भारतीय जनता पार्टी के सभी बूथों पर कार्यकर्ता तक नहीं थे। आज एक भी ऐसा बूथ नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है और बूथ से बूथ मार्किंग करके भारतीय जनता पार्टी वहां काम कर रही है। परिवर्तन यात्रा जो भी भारतीय जनता पार्टी ने 1 तारीख को शुरू की थी, जहां भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है, और 2 मार्च को जहां पर टीएमसी का होल्ड है, 5000 किलोमीटर की यात्रा जो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कल से समापन किया है, 235 विधानसभा से निकली है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वहां संगठन का काम किया, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह चुनाव प्रचार की लीड ले रहे हैं, और मुझे लग रहा है इसी में एक चीज मैंने थोड़ी देर बोला था ना, 77 सीटें आई थी, ग्रेटर कोलकाता में रुक गए। पूरे उस नक्शे को देखो ना, पूरे में फर्स्ट फेज में चुनाव है और जो प्रेसिडेंसी का इलाका है वहां सेकंड फेज में चुनाव है। भद्र लोग जहां बंगाली प्राइड की बात करते हैं, जहां पढ़े लिखे तबके के लोग, बीजेपी ने बहुत खराब प्रदर्शन किया। पिछली बार मैंने बोला सिर्फ 1 सीट आई थी पिछली बार। हाँ। और इस बार वो पूरा चुनाव इस बार सेकंड फेज में है, सिर्फ उसी ग्रेटर कोलकाता यानी कोलकाता प्रेसिडेंसी का इलाका है, 4-5 जिले हैं वहां पे, पढ़ा लिखा तबका है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार हर बूथ पे हर मैनेजमेंट ऐसा होगा जहां पर हिंसा करके पढ़े लिखे तबके को बूथ बनाने से रोका नहीं जा पाएगा। और अभी रूबिका जी एक लाइन जोड़ देता हूं, पहले फेज के लिए अभी आज से अगर देखेंगे तो 38 दिन का समय और दूसरे फेज के लिए 44 डेज का समय, अगर 29 तारीख पकड़ते हैं तो 38 और 44 डेज का जो समय मिला है भारतीय जनता पार्टी को, सभी राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए मिला है। मुझे लगता है इस समय में भारतीय जनता पार्टी और संघ के स्वयंसेवक जिस तरीके से संगठन का काम करेगा, उसका परिणाम 4 मई को मुझे लगता है परिणामों में दिखेगा। मौमिता, आप भी हमारे साथ यहाँ पर, ये जो भद्रलोक में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है वो हमने भी देखा है, केवल 1 सीट जीत पाई है, वहाँ सबसे ज्यादा सीटें भी है। वहाँ जो डेमोग्राफिक चेंजेस की बार बार बीजेपी बात करती रही है, लेकिन वहाँ न सिर्फ डेमोग्राफिक चेंजेस, मतलब मुस्लिम बहुल इलाके भी हैं और पढ़े लिखे भी बहुत सारे बंगाली हैं। वहाँ बीजेपी कैसा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है आपको इस बार? देखिए, जो पढ़े लिखे सोसाइटी के बात हम करते हैं रूबिका जी, अभी वो लोग भी भाजपा के साथ है, क्योंकि कल यहाँ पे जो सभा हुआ था, मोदी जी का जो सभा हम कल देखे थे, वहां पे मैं जा नहीं पाई, पर मैंने जो सुना है वहां पे जो क्राउड था, दे बिलोंग टू द मिडिल क्लास फैमिली एंड अपर मिडिल क्लास फैमिली एज वेल। और ये भद्रलोक समाज, हम जिसको बंगाल में बोलते हैं भद्रलोक, इसका जो हाल अभी क्या है कि कम्युनिस्ट पार्टी आके उनके अंदर वो लिबरलाइजेशन का भूत डालकर ऐसा कर दिया है कि उसको बुद्धिजीवी बना दिया। अब कुछ भी हो जाए, हिंदू मरे, वो बात नहीं करते हैं। वो खुद हिंदू हो के जो चंदन दास, हरगोविंद दास, उनके खिलाफ जाके लड़ते हैं, जो उनको मर्डर किया, उनके अगेंस्ट में होके वो सीपीआई का, कम्युनिस्ट पार्टी की बात अभी विवेक जी कर रहे थे ना, वही पार्टी का लीडर सब्यसाची चैटर्जी जो 2024 में एमपी कैंडिडेट थे, वो जाके हरगोविंद दास, चंदन दास के जो खिलाफ जाकर खड़े हो गए थे। अभी ये हाल है और ये भद्रलोक सोसाइटी के जो है ये है भाजपा के साथ। और रूबिका जी, मैं आपको 2 लाइन और ऐड करना चाहूंगी। जैसे ममता बनर्जी को ना, हम जब वो विरोधी नेत्री थी, जब वो सीपीएम के खिलाफ लड़ते थे, वही वो ठीक है। वो जब खुद जो सिस्टम के अगेंस्ट इतना दिन उनका हम लड़ाई देखी थी, वही जब खुद सिस्टम बन गया ना, उसका पूरा रूप चेंज हो गया। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी, आप दिखा सकती हूँ क्या आपको? हाँ, प्लीज दिखाइए। ये मैं दिखाती हूँ। ये मैं बहुत छोटी थी, ये मुझे बाद में किसी से मिली थी। ये देख पा रही है क्या? आई थिंक बहुत हेजी है। नहीं, वो एक्चुअली ये है आपका 22 जुलाई 1993, जो 21 जुलाई की हम बात करते हैं ना, तो उसके नेक्स्ट दिन का एक फोटो तस्वीर आई थी एक लोकल पेपर में, न्यूज़पेपर में, जहां पे ममता बनर्जी ऐसे करके बैठी थी, उसकी पूरा सर फट गई थी। तो वही उसकी एक्चुअल रूप है। शी इज अ ग्रेट फाइटर, बट जब वो खुद सिस्टम बन गई है ना, वो सिस्टम को संभाल नहीं पाती है। इतने सारे लोग, इतने सारे जिम्मेदारी वो नहीं संभाल पाती है। और मैं विवेक जी के लिए एक बात कहूंगी, ये तीसरी बार है और अगर जीत जाती है तो और रूबिका जी, और भी एक बात है, मैं ये लेफ्ट के लिए बोलूंगी, स्पेशली मैं विवेक जी को कहना चाहूंगी, पहले उनको ये तैयार करना है कि वो भारत के लिए
अरे बादल जी आप चुप रहिए प्लीज, विनती करती हूँ आपसे। ये जो आप बोल रहे हैं वो रूबिका जी क्या है मैं बताती हूँ। ये लेफ्ट वाले जो है, ये लेफ्ट वाले जो है, कम कीजिए बादल जी, रुकिए ना एक सेकंड, बहुत बात की हमने आपसे अभी, रुकिए। ये लेफ्ट वाले जो है, इसको पैलेस्टाइन के लिए ये लोग रोते हैं। जब हिंदू मरते हैं बंगाल पे, ये कभी नहीं खड़े होते हैं और ये बात करते हैं कि अपने सीट के बारे में। मैं बताना चाहूंगी रूबिका जी, बीटी रणदीप पे देश जब इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद में क्या नारा लगाए थे उन्होंने बोला था कि ये आजादी झूठा है, भारत की जनता भूखी है, भारत की मजदूर भूखा है। और इन्हीं लोगों से हमको सुनना है कि वोट क्यों अभी इस दफा में हो रहा है या क्या हो रहा है, इसको तो बात करने की कोई अधिकार नहीं बनता। पहली बात तो ये है रूबिका जी, 29 अप्रैल कम्युनिस्ट पार्टी को 152 सीटें, 142 सीटें पश्चिम बंगाल। अब 8 नहीं 2 फेजेस में होगा चुनाव। हो चुका है चुनाव की तारीखों का ऐलान। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज़ 18 इंडिया पर खबरें जारी रही।